Hello, good morning, all of you, dear student. How are you? Okay. बैक टू बैक बात करते हैं। केमिस्ट्री फैमिली में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 बिलियन सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 24। बेटा इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कि विलेयता क्या होती है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ साथ हमने बात की थी हेनरी का नियम क्या है, हेनरी की नियम की सीमाएं क्या है, हेनरी का नियम का अनुप्रयोग क्या है। ये सारे टॉपिक की हम बात कर चुके थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं बेटे। अब हम बात करेंगे द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब। यह हम बात करेंगे बेटे। टॉपिक होगा हमारा द्रव का वाष्पदाब। जी बेटा, द्रव का वाष्पदाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। द्रव के वाष्पदाब की बात करेंगे। देखो वाष्पदाब होता क्या है बेटा, सीधे शब्दों में अगर बात की जाए, जब किसी द्रव को हम बंद पात्र में गर्म करते हैं तो द्रव के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गति ऊर्जा बढ़ने के कारण उनमें टक्कर होने लगती है, आपस में अणुओं में टक्कर होने के साथ साथ वो अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने लगते हैं और वाष्प अवस्था के द्वारा या वाष्प के अणुओं के द्वारा एक साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर या द्रव के अणुओं पर एक दाब आरोपित किया जाता है, जिसे हम द्रव का वाष्पदाब कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे बेटे। जी, एक बंद पात्र है। इस पात्र में हमने बेटा द्रव भरा, एक द्रव भर लिया है इसमें, और जब द्रव को गर्म करेंगे, ये द्रव है, जब हम इस द्रव को गर्म करेंगे तो द्रव के अणु किसमें बदल जाएंगे बेटे? जी, किसमें बदलेंगे बेटा? वाष्प अवस्था में आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से कुछ वाष्प के अणु हमें प्राप्त होंगे। तो जो वाष्प बनेगी उसका वेग मैंने v1 माना है यहां पर बेटे, और जो वाष्प बनने के बाद फिर क्या होगा, इसका ताप स्थिर कर देंगे। स्थिर या निश्चित ताप, स्थिर ताप पर जितने भी वाष्प के अणु हैं उनका संघनन होने लगेगा। जब संघनन होगा तब उसे हम v2 वेग मान लेंगे बेटे। जब द्रव वाष्प में बदल रहे हैं बेटा, तब उस वेग को हमने क्या माना है? v1। जब वाष्प द्रव में बदल रही है तो उस वेग को क्या माना है? v2। तो मैं कुछ कंडीशन बनाता हूं। फर्स्ट कंडीशन में बात करूं बेटे, यदि v1 का मान v2 से ज्यादा होगा, v1 का मान v2 से ज्यादा होगा, तब वाष्पन अधिक होगा, वाष्पन का वेग, तब वाष्पन वेग अधिक होगा। सेकंड कंडीशन, यदि v1 का मान कम हो जाएगा, v2 का ज्यादा हो जाएगा, तब संघनन का वेग अधिक होगा। ठीक है। तीसरा बेटा फैक्टर हो सकता है, एक स्थिति ऐसी आ जाए कि यदि v1 का वेग v2 के बराबर हो जाए, तब जब v1, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया बन जा रही है, जब v1 v2 के बराबर हो जाएगा तब दोनों के मध्य साम्य अवस्था आ जाएगी। कौन सी अवस्था आ जाएगी बेटा? साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी।
ये बाष्प के अणु है, ये द्रव के अणु है। तो इस साम्य अवस्था पर जो बाष्प के अणु है वो द्रव के अणुओं पर एक दाब आरोपित करेंगे। उस दाब को ही हम बेटा क्या बोलेंगे, उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। हम बोल सकते हैं एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में बाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव के अणुओं पर जो दाब आरोपित किया जाता है उस दाब को ही उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक निश्चित साम्य पर बाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित किए गए दाब को उस द्रव का प्यारे बच्चों क्या कहते हैं बता दो, उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, अगर आप वाष्प दाब को डिफाइन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, एक निश्चित ताप पर, ताप कांस्टेंट कर दिया है, साम्यावस्था आ रही है बेटा, यानी दोनों के वेग क्या बराबर, यदि v1 v2 के बराबर होगा तब एक साम्यावस्था आ जाती है। इस साम्य पर बाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित किए गए दाब को उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। सबको क्लियर है बेटे? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं उदाहरण में, या पहले हम बात करते हैं, हेडिंग लगाएंगे बेटे, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो वाष्प दाब है हमारे बच्चा, उस वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने के लिए हम दो कारक की बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे बेटे ताप का प्रभाव, जी पहला हम बात करेंगे ताप का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम ताप की बात करेंगे। ठीक है जी, ताप की बात करेंगे बेटे। ताप को समझने के लिए थोड़ा हमें ध्यान देना है। ये द्रव है हमारे पास, कोई द्रव बेटे, ये द्रव है, इस द्रव का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो बताओ, जब किसी भी द्रव का आप ताप बढ़ाओगे बच्चे तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो द्रव के अधिक से अधिक अणु उस सतह को, द्रव की सतह को छोड़कर जाने का प्रयास करेंगे, और जब द्रव की सतह को छोड़ेंगे तो उनका वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोलो बेटे। जी देखते हैं बेटे आपको ताप का प्रभाव। देखो बेटे, सीधा सीधा हम जानते हैं कि ताप जो होता है
टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। अगर किसी द्रव का आप ताप बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो द्रव के अणु वाष्प में बदलेंगे और अधिक से अधिक द्रव के अणु अपनी सतह को छोड़कर निकल जाएंगे, तो जिससे वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम बात करेंगे ताप में वृद्धि करने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव के अणुओं की कौन सी ऊर्जा बेटा, गतिज ऊर्जा, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप क्यों बढ़ जाती है, जिसके कारण द्रव के अधिक से अधिक अणु द्रव की सतह को छोड़कर, बेटा देखेंगे यहां से, द्रव की सतह को छोड़कर, या इधर लिख देते हैं, द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। बोलो बेटे, क्या होता है बेटा, बदल जाते हैं। क्लियर है? वो ये कह रहा है कि बेटे वाष्प दाब पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप में वृद्धि करने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण द्रव के अधिक से अधिक अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। सब क्लियर है बेटे? यस। इसके लिए एक फॉर्मूला हम प्रयोग कर सकते हैं, log बेस 10 P2 बट्टे P1 बराबर डेल्टा H वाष्पन की ऊष्मा बट्टे 2.303 इंटू R अपॉन टेम्परेचर बेटे T2 माइनस T1 बट्टे T1 इंटू T2। इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं हम। बेटा यहाँ पे P1 दाब पर T1 ताप है और P2 दाब पर ताप क्या है बेटा, T2। R यहाँ पे क्या है बेटे, जहां P1 दाब पर T1 ताप है और P2 दाब पर T2 ताप है। R क्या है बेटा, गैस स्थिरांक है। R क्या है बेटा, गैस स्थिरांक है मेरे बच्चे। और डेल्टा H यहाँ पे क्या है, डेल्टा H वाष्पन की ऊष्मा है। ओके बेटे, तो हमने बात की थी मेरे प्यारे बच्चों वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में पहला हमने बात किया है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव हमने देखा है, अगर हम किसी द्रव का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, उसका कारण दिया गया है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी उनकी। क्लियर बेटे? ओके। इसी में हम सेकंड बात करते हैं, ध्यान देंगे मेरे प्यारे देश के बच्चों।
सेकंड हम बात करेंगे द्रव की प्रकृति। जो द्रव है जिसको वाष्प अवस्था में बदलना है उसकी प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। हम बात करेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड है उसकी नेचर पर भी वाष्पदाब किस प्रकार निर्भर करता है। बेटे इस बात को हम समझने के लिए अगर हम बात बोले कि हमारे पास दो द्रव है, एक उसमें अल्कोहल है, एक उसमें ईथर है, तो बेटा दोनों में अगर देखा जाए तो ईथर का वाष्पदाब ज्यादा होगा और अल्कोहल का वाष्पदाब कम होगा। सर इसका कारण यह है, जो अल्कोहल है उनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जो ईथर है इसके अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल या दुर्बल वॉन्डरवाल्स बल पाए जाते हैं। जिनके मध्य दुर्बल बल होंगे वो गर्म करने पर जल्दी टूट जाएंगे और वाष्पावस्था में बदल जाएंगे, और जिनके पास प्रबल बल है वो गर्म करने पे आसानी से नहीं टूटेंगे, तो उनका वाष्पदाब क्या होगा, कम होगा। अगर हम जनरली यहां लिखें तो बात करेंगे, देखेंगे बेटे हम बात कर रहे हैं द्रव की प्रकृति पर, ठीक है बेटे, द्रव की प्रकृति पर बात करेंगे, लिखेंगे जी। द्रव के अणुओं के मध्य प्रबल आणविक बल उपस्थित होते हैं। उनका वाष्प दाब कम होता है। बिल्कुल बेटा, प्रबल जो द्रव के अणु प्रबल बल के द्वारा बंधे होंगे बेटे, उनका वाष्प दाब कम होता है। जबकि जिन द्रव के अणुओं के मध्य दुर्बल आणविक बल या दुर्बल वॉन्डरवाल्स बल कह सकते हैं, वॉन्डरवाल्स बल, दुर्बल आणविक बल, जबकि जिन द्रव के अणुओं के मध्य दुर्बल आणविक बल या वॉन्डरवाल्स बल उपस्थित होते हैं, उनका वाष्प दाब अधिक होता है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल सर इसका समझा दीजिए। बिल्कुल बेटे समझा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं मेरे देश के प्यारे बच्चों जी। अल्कोहल का वाष्प दाब कम होता है। अल्कोहल का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। जबकि ईथर का वाष्प दाब अधिक होता है। रीजन ऊपर है बेटा, पूरा लिखा है, अधिक होता है। रीजन समझा दिया है। अल्कोहल का वाष्प दाब कम क्यों है मेरे प्यारे बच्चों? सर इसलिए कम है कि अल्कोहल के मध्य प्रबल आकर्षण बल उपस्थित है, और सर ईथर का ज्यादा क्यों है? इसके मध्य दुर्बल आणविक बल है या आकर्षण बल है बेटे, ठीक है। इस बात को हम ऐसे भी इसका जिक्र कर सकते हैं। इसमें आपका अल्कोहल भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है बेटा, ईथर। इसमें अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH,
ईथर का क्या होता है, ROR बेटा। इसका एल्कोहल का वाष्प दाब क्या है बेटे, कम है। वाष्प दाब इसका वॉपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका वॉपर प्रेशर क्या है बेटा, ज्यादा है, क्योंकि इनके जो अणु है, बहुत सारे अणु है ईथर के, उनके अणुओं के मध्य दुर्बल बल है, लेकिन एल्कोहल के मध्य एक प्रबल हाइड्रोजन बंध बनता है। कौन सा बंध बेटे, प्रबल हाइड्रोजन बंध बनता है। ईथर के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। इसके कारण ये जल्दी वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं, ये देर में वाष्प अवस्था में बदलते हैं। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल एल्कोहल का वाष्प दाब कम होगा और ईथर का वाष्प दाब अधिक होता है। सबको क्लियर है बेटा? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा, टॉपिक था द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। एक निश्चित ताप पर साम्य, एक निश्चित ताप पर साम्य में, एक निश्चित ताप पर साम्य में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित किया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। इसको दो कारक प्रभावित करते हैं, एक ताप का प्रभाव, एक बेटा द्रव की प्रकृति का प्रभाव। क्लियर है बेटा? सब बच्चे बताइए क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे द्रव द्रव से संबंधित या द्रव द्रव विलयनों के संबंधित राउल्ट का नियम। ओके बेटे, हम बात करेंगे अब राउल्ट के नियम की। जी बेटा, कोई डाउट है आप कमेंट में बताइए, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। सारे बच्चे साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे। लेक्चर नंबर 24 है हमारा, जिसमें हमने पढ़ा था द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। ओके बच्चों जी। जी, वाष्प दाब को हम पढ़ चुके हैं, वाष्प दाब क्या होता है। अब आगे टॉपिक बढ़ाते हैं बेटे। हम बात करते हैं द्रव द्रव विलयनों के लिए, द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बड़ा महत्वपूर्ण है बेटे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। राउल्ट का नियम, ये द्रव दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। ये द्रव द्रव विलयनों के लिए वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए, और एक है बेटा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से संबंधित। तो हम बात करेंगे इस नियम को 1986 में राउल्ट ने दिया था। ठीक है, राउल्ट ने दिया बेटा। राउल्ट ने क्या विचार, क्या मत था, राउल्ट ने क्या बोला, ध्यान देंगे हम, राउल्ट ने क्या बोला इसके लिए। ठीक है बेटे जी, देखिए राउल्ट ने क्या किया, दो वाष्पशील अवयव लिए, दो वाष्पशील अवयव, एक अवयव ए था और दूसरा अवयव क्या था बेटा, बी। और ये स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर था। निश्चित ताप पर दो वाष्पशील अवयव थे, ए और बी। तो उन्होंने बताया कि जो अवयव ए है, इसका जो आंशिक वाष्प दाब है वो अवयव ए के ही मोल प्रवाह के समानुपाती होगा, और अवयव जो बी है, इसका जो आंशिक वाष्प दाब है वो इसके बी के मोल प्रवाह के समानुपाती होगा। तो हमने मान लिया अवयव ए का जो आंशिक दाब है वो पी ए है, इसका मोल प्रवाह जाइए है। बी का जो आंशिक दाब है वो पीवी है, मूल प्रवाह जिसका जाई भी है। तो राउल्ट के कुछ शब्द थे, हम देखते हैं बेटे। किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील, क्या कह रहा है, किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, यस बेटे, आंशिक वाष्प दाब क्या कह रहा है, किसी निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित
अवयव, भाषशील अवयव का आंशिक भाषदाब उस विलयन में उपस्थित अवयव के मूल प्रभाज, अवयव के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है बेटे, ये राउल्ट ने बोला है। राउल्ट ने बोला है किसी निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर जो वाष्पशील अवयव है, कोई भी वाष्पशील अवयव है, उसका जो आंशिक भाषदाब है बेटे, वो उस अवयव के मूल भिन्न या मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इस नियम को राउल्ट ने सन 1986 में प्रस्तुत किया था। तो बेटे हमने माना, देखते हैं बेटे, माना स्थिर ताप पर दो वाष्पशील अवयव ए व बी के आंशिक भाषदाब पीए व पीवी है, तथा उनके मूल प्रभाज पढ़ चुके हैं बेटा मूल प्रभाज को। उनके मूल प्रभाज जाई ए व जाई बी है, तब राउल्ट के नियमानुसार, ओके। देखो बेटा राउल्ट के नियम के अनुसार क्या कहता है राउल्ट का नियम? ये कहता है जो अवयव ए है, ए का आंशिक भाषदाब ए के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा और बी का बेटा बी के होगा। ठीक है, प्रश्नानुसार ए का आंशिक भाषदाब क्या माना है बेटा? पी ए समानुपाती होगा ए के किसके बेटा? मूल प्रभाज के। जी ठीक है, ऐसे ही बेटे बी का आंशिक भाषदाब समझ में आ रहा है बेटा? बी का आंशिक भाषदाब पीवी समानुपाती किसके होगा? बी के मूल प्रभाज के। बेटा जी किसके मूल प्रभाज के? बी के, ए बी। पी ए समानुपाती हटाएंगे, पी नॉट ए जाइए इंटू जाइए आ जाएगा, समीकरण 1 मान लिया आपने। ए का आंशिक दाब समानुपाती की जगह क्या आ गया? पी नॉट ए, शुद्ध अवस्था में ए का भाषदाब हो गया। ऐसे ही यहाँ पे बेटे पी वी बराबर समानुपाती हटाते हैं, कांस्टेंट आता है पी नॉट बी और जाई बी, इसको समीकरण 2 मान लिया बेटा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है बेटा। इस विलयन में ए का आंशिक भाषदाब बी का आंशिक भाषदाब निकाल लिया है। अब हमने मान लिया यदि विलयन का कुल दाब क्या हो जाए? पी एस हो जाए, तब डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने बताया था किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होते हैं उनका योग कुल दाब के बराबर होता है। तो डाल्टन के अनुसार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं विलयन का कुल दाब क्या मान ले बेटा? पी एस या पीटी मान लेते हैं। कुल दाब बराबर किसके होगा? ए का आंशिक दाब, जी बेटा, ए का आंशिक दाब, आंशिक भाषदाब भी कह सकते हैं, पी ए प्लस क्या हो जाएगा? बी का आंशिक दाब, आंशिक भाषदाब भी कह सकते हैं, पीबी। तो हमें फाइनली यहां से मिला है पी एस बराबर पी ए प्लस क्या मिल गया? पीबी। पी ए का मान समीकरण 1 से रख दो, पी एस बराबर बोलो क्या मिलने वाला है? पी नॉट ए जाइए बी का रख दो, क्या मिलेगा? पी नॉट बी जाई बी।
ये राउल्ट का नियम है बेटे। मेरे देश के प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि जाई ए और जाई बी क्या है। जाई ए का मूल प्रभाज है, जाई बी का मूल प्रभाज है। तो बेटे हम जाई ए के मान के स्थान पे क्या रख सकते हैं, ए का मोल बट्टे बिलियन का कुल मोल। जाई बी के स्थान पे क्या प्रयुक्त कर लेंगे बेटे, बी के मोल बट्टे बिलियन के कुल मोल। रखते हैं बेटे, फॉर्मूले में क्या मिलने वाला है, पी एस बराबर क्या, पी नॉट ए, जाई ए की जगह क्या, ए के मोल बट्टे बिलियन के कुल मोल, प्लस पी नॉट बी, जाई बी के स्थान पर रख दो बी का मोल बट्टे ए का मोल प्लस किसका मोल बेटा, बी का मोल। ठीक है, एक तो ये हम प्रयुक्त कर सकते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम देख लीजिए सारे बच्चे, हमने जाई ए और जाई बी के मान रख दिए हैं। इसके बाद हम इधर आते हैं, सर पी नॉट ए बराबर ए का शुद्ध अवस्था में, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पीवी, बी का शुद्ध अवस्था में क्या है बेटा, वाष्प दाब। सब बच्चे नोट करेंगे, डाउट तो पूछ सकते हैं। एन ए का मतलब है ए का मोल, एन बी का मतलब है बी का मोल, जाई ए का मतलब है ए का मोल प्रभाज, जाई बी का मतलब है बेटे यहां पे बी का मोल प्रभाज। सबको क्लियर है बेटे, सबको क्लियर है। एक बार देख लीजिए सारे बच्चे, नोट कर लीजिए और इसमें आगे बात करेंगे जी। तो क्या बताया राहुल ने बेटे, राहुल ने ये द्रव विलयनों के वाष्प से संबंधित राउल्ट का नियम था। राउल्ट ने क्या बताया, सारे बच्चे देख सकते हैं, पूरा नियम आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है बेटे, आगे बात करेंगे जी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बेटे इसी में, राउल्ट के नियम में। ठीक है, क्या क्या प्राप्त किया हमने, राउल्ट का नियम हमारे पास क्या आया बेटे, राउल्ट का नियम क्या मिला था हमें, सर हमें मिला था पी एस बराबर पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। सर जाई ए क्या था वहां पे, जाई ए था ए का मोल बट्टे बिलियन का कुल मोल, जाई बी बराबर क्या था बेटे, बी का मोल बट्टे बिलियन का कुल मोल। ये बात हम कर चुके हैं बेटा वहां पर। ठीक है बेटे, तो हम ये वैल्यू एन ए जाई ए का मान रख सकते हैं, जाई बी का। तो हमें पी एस बराबर फाइनली क्या मिलने वाला है, जरा बतलाइए। हमें मिलने वाला है पी नॉट ए, जाई ए का मान रख दीजिए एन ए प्लस एन बी प्लस पी नॉट बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया राउल्ट का नियम। जी हाँ, ओके। राउल्ट के नियम में ग्राफ भी हम बना लेंगे। ठीक है, राउल्ट के नियम में ग्राफ बना के देखते हैं। इस पैरामीटर पे हमने मोल प्रभाज ले लिया,
इधर जाई, इधर हमने वाष्पदाब की बात की है, वाष्पदाब वेपर प्रेशर, ठीक है बेटे जी। तो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर हम इधर जाएंगे, मूल प्रवाह की बात है, ऊपर जाएंगे तो वाष्पदाब की बात कर रहे हैं बेटे। तो हमने पढ़ा है पी ए बराबर पी नॉट ए जाइए, और पीवी बराबर हमने क्या पढ़ा है बेटा, पीवी बराबर पढ़ा पी नॉट बी जाई बी। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि मूल प्रवाह का जो योग होता है वो कितना होता है बेटा, एक होता है। अगर हम इस बिंदु पर जाई ए का मान, जाई ए का मान 1 ले ले तो जाई बी का मान कितना हो जाएगा, 0। सर क्यों हो जाएगा मेरे बच्चे, किसी विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक का मूल प्रवाह 1 होता है। अगर हमने जाई ए का मान यहां से 1 लिया है तो जाई बी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इस बिंदु की बात करें, जाई ए को अगर हमने 0 ले लिया है तो जाई बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके सर, बिल्कुल ध्यान दीजिए देश के प्यारे बच्चों। तो इस बिंदु पर ए का जो मूल प्रवाह है वो कितना है, 1 है, यहां रख दीजिए 1। जाई ए का मान 1 रखेंगे तो पी ए बराबर पी नॉट ए के हो जाएगा। तो बेटा यहां पर अगर इस जगह पी बी जाई बी के स्थान पर हम कितना रखते हैं बेटा, जाई बी के स्थान पर 1 रखते हैं तो पी बी बराबर किसके हो जाएगा, पी नॉट बी के हो जाएगा। तो इस बिंदु पर जाई बी का मान क्या है, 0 है, और इधर 0 से जाएंगे मूल प्रवाह की तरफ तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका वाष्पदाब भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सर इस बिंदु पर ए का मूल प्रवाह क्या है, 0 है, धीरे धीरे जाएंगे इसका वाष्पदाब और मूल प्रवाह भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब ये जो हम आपका वाष्पदाब है वो पी नॉट या पी बी का है, ये वाला वाष्पदाब किसका है, पी ए का है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हमें मिल जाएगा विलयन का कुल वाष्पदाब, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। जी बेटा, ये आपको ए का है तो क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर पी नॉट ए जाइए, ये बी का है तो लिख सकते हैं पी बी बराबर पी नॉट बी जाई बी। ये राउल्ट के नियम का एक ग्राफ है जिसे हमने आपको बताया। सारे बच्चे, आप सभी को क्लियर होगा बेटा, देख लीजिए, सारे बच्चे देख ले ग्राफ को एक बार। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, आगे राउल्ट से संबंधित हम बात करेंगे वाष्प प्रावस्था में मूल प्रवाह, वाष्प प्रावस्था में मूल प्रवाह की गणना। अभी तक जो मूल प्रवाह हमने पढ़ा है वो द्रव के लिए पढ़ा था, द्रव विलयन के लिए। अब हम बात करेंगे वाष्प के लिए, वाष्प प्रावस्था में मूल प्रवाह। माना वाष्प प्रावस्था में ए व बी के मूल प्रवाह, वहां जाई एक्स जैसा, यहां क्या लिख ले बाई मूल प्रवाह, बाई ए व बाई बी है, बाई बी है, तब ए का वाष्प प्रावस्था में मूल प्रवाह, पहला फॉर्मूला है फर्स्ट, ए का वाष्प प्रावस्था में मूल प्रवाह संकेत क्या है बेटा, बाई ए बराबर ऊपर क्या आ जाएगा, ए का वाष्पदाब बट्टे, वहां पे ए के मोल बट्टे क्या होता था, कुल मोल, यहाँ क्या आ जाएगा, ए का वाष्पदाब बट्टे विलयन का कुल दाब, ये मिल जाएगा आपको बेटा यहां से। सेकंड हम बात करें बी का वाष्प प्रावस्था में मूल प्रवाह क्या संकेत है बेटा, बाई बी,
बराबर ऊपर किसका आंशिक दाब आ जाएगा, बी का, बट्टे में विलयन का कुल दाब आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमें ए का मूल प्रवाह निकालना है वाष्पावस्था में बेटे, तो ए का आंशिक दाब बट्टे विलयन का कुल दाब, बी का निकालना है तो बी का आंशिक दाब बट्टे विलयन का कुल वाष्प दाब। ये राउट के नियम की कुछ बातें थी बेटे। राउट के नियम से हमने ग्राफ भी उसका देखा, परिभाषा भी देखी, और उसके वाष्प प्रावस्था में मूल प्रवाह की गणना भी की है। अब हम बात करेंगे राउट के नियम की क्या क्या सीमाएं होती हैं। जी बेटा ध्यान देंगे हम। आगे देखते हैं। राउट के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ राउट लॉ। ठीक है, राउट के नियम की सीमाओं की बात करेंगे बेटे। देखिए क्या क्या सीमाएं हो सकती है राउट के नियम की। जी बेटा, पहली सीमा है, यह नियम अत्यतन विलयनों पर लागू होता है। पहली बात, ये नियम उन्हीं विलयनों पर लगेगा जो अति तन होंगे, लिक्विफाई होंगे बेटे। जी, दूसरा हम बात करते हैं, इस नियम में दोनों अवयव जैसे ए और बी मान के चले थे, दोनों अवयव एनटीपी का मतलब है सामान्य ताप व दाब। इस नियम में दोनों अवयव एनटीपी पर अवाष्पशील होने चाहिए। इस बात को समझना मेरे बच्चे। अब ये कह रहा है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये दोनों घटक जो भी होंगे, आप जो भी घटक लेके चलेंगे वो अवाष्पशील होने चाहिए। कमरे के ताप पर वो वाष्प अवस्था में बदलने नहीं चाहिए। ओके बेटे जी, नहीं प्रयोग ही नहीं कर पाओगे आप। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इस नियम में घटक या अवयव, इस नियम में यौगिक वियोजित नहीं होना चाहिए। यानी अपने आयनों में नहीं टूटना चाहिए। चौथा, इस नियम में यौगिक संगुणित नहीं होना चाहिए। जी बेटा, ठीक है, ये राउट के नियम की सीमा है। यह नियम अत्यंत विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, इस नियम में दोनों अवयव एनटीपी पे अवाष्पशील होने चाहिए। और बेटे इस नियम में यौगिक आयनित या वियोजित नहीं होना चाहिए और यौगिक संगठित भी नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटे, ओके, क्लियर है सबको बेटे। हमने बात की थी वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब से संबंधित राउट के नियम को पढ़ा है। ओके, बाय बच्चों।